गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के हिंदी बुक कृतिका के चैप्टर 3 का शब्द संपदा और प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूँ, जिसमें चैप्टर 3 का नेम है रीढ़ की हड्डी, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम लोग इसके शब्द संपदा को देखते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो इसमें पहला शब्द है अधेड़, जिसका अर्थ होता है जिसकी आधी उम्र बीत गई हो। दूसरा शब्द है गंदुमी, जिसका अर्थ होगा गेहूं रंग का। तीसरा शब्द है तख्त, जिसका अर्थ होगा चौकी या राज सिंहासन। चौथा शब्द है तालीम, जिसका अर्थ होगा शिक्षा। पांचवा शब्द है किवाड़, जिसका अर्थ होगा दरवाजा। छठा शब्द है खीस निपोरने, जिसका अर्थ होगा किसी भूल पर बेशर्मी से हंसना। सातवां शब्द है बालाई, जिसका अर्थ होता है आमदनी। आठवां शब्द है रीढ़ की हड्डी होना, जिसका अर्थ होता है किसी बात पर खुद से फैसला ना लेना। नौवां शब्द है तकल्लुक, जिसका अर्थ होता है परेशानी। 10वां शब्द है बेंत, जिसका अर्थ होता है छड़ी। 11वां शब्द है दकियानुसी, जिसका अर्थ होता है छोटी सोच। 12वां शब्द है मुखातिब, जिसका अर्थ होता है उसकी ओर। 13वां शब्द है जायका, जिसका अर्थ होता है स्वाद। 14वें नंबर का शब्द है बेढब, जिसका अर्थ होता है बेकार। और 15वें नंबर का शब्द है तस्तरी, जिसका अर्थ होता है थाली। तो अब हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? इसका उत्तर होगा यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह हमेशा अपने बीते हुए समय को याद करता है तथा उसे ही सही ठहराता है, परंतु बीते हुए समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय अपनी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है। यो भी हर जमाने की अपनी मांग होती है, उसी के अनुसार जब जमाना बदलता है तो वहाँ कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। समय के साथ स्वयं को बदलना भी आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, इसलिए ऐसी तुलना उचित नहीं है। अब इसका दूसरा प्रश्न है राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना या विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? इसका उत्तर होगा आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपर्युक्त बात एक पिता की व्यवस्था उजागर करती है, जो एक ओर अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर सक्षम बनाना चाहता है, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए बाध्य है। अब इसका तीसरा प्रश्न है अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? इसका उत्तर होगा अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के को अपेक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। अब इसका चौथा प्रश्न है गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। इसका उत्तर होगा मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। उनके अनुसार स्त्रियां सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए होती हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को कम कर रहे हैं। राम स्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद
कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। अब इसका 5वां प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्न कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है, जिसमें पहला बिंदु है, शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए वह पकड़ा जा चुका है। दूसरा बिंदु है, उसका अपना निजी कोई व्यक्तित्व नहीं है। वह अपने पिता के पीछे चलने वाला बेचारा जीव है, जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह कमजोर युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा बिंदु है, वह शारीरिक रूप से भी समर्थ नहीं है। वह शरीर से कमजोर है तथा उससे तन कर बैठा भी नहीं जाता। जब वह अपना बोझ नहीं संभाल सकता तो परिवार क्या संभालेगा? अब इसका 6ठा प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सही उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा, समाज में आज उमा जैसे दृढ़, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है तथा दहेज जैसी कुरीतियों से लड़ सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी, निडर तथा नई सोच रखती हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए अभिशाप हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते हैं, ना ही प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, बल्कि वे समाज के लिए बोझ हैं। अब इसका 7वां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, जिस प्रकार मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनापन और समृद्धि का कारण बनते हैं। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी दोनों में ही समानता होनी चाहिए। नारी को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अतः यह उचित शीर्षक है। यहाँ रीढ़ की हड्डी समाज के मजबूत युवा वर्ग का प्रतीक भी है। अब इसका 8वां प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? इसका उत्तर होगा, इस कहानी में कई पात्र हैं, परंतु सबसे सशक्त पात्र बनकर जो उभरता है वह उमा का ही है। उमा की उपस्थिति भले थोड़े समय के लिए थी, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। अब इसका 9 नंबर का प्रश्न है, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर होगा, राम स्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न एक मजबूर पिता है। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी विवशता तथा कायरता झलकती है। राम गोपाल निहायती चालाक, बड़बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले दकियानुसी व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वे मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। अब इसका 10वां प्रश्न है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? लिखिए। इसका उत्तर होगा, रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला बिंदु है, यह एकांकी स्त्री पुरुष की समानता का पक्षधर है। दूसरा बिंदु है, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना। तीसरा बिंदु है, बेटियों के विवाह के समय माता पिता को होने वाली परेशानियों को उजागर करना। चौथा बिंदु है, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना। और 5वां बिंदु है, स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना तथा उसका सबल व्यक्तित्व प्रस्तुत करना।
अब इसका 11वें नंबर का प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा बिंदु है अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि अन्य लोग प्रेरणा ले सकें। तीसरा बिंदु है उसके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए तथा समय समय पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। चौथा बिंदु है मीडिया आदि के द्वारा उनके अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखा जाए। अश्लील चित्र, गीत संगीत आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पांचवा बिंदु है लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलने चाहिए। छठा बिंदु है हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सातवां बिंदु है महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। आठवां बिंदु है महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।